बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। 2006 का जो क्वेश्चन था, ये मैंने देखा था। नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। 2006 का जो सवाल था जनरल का, वो आलमोस्ट बहुत आइडेंटिकल है 2005 का जो हमने क्वेश्चन किया है। तो उसको रिपीट करना जो है, आई थिंक इट्स यूजलेस। आपको 2006 जब सवाल करें तो 2005 को सामने रखें। सिर्फ फिगर्स का चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। 2007 का हम सवाल करते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो जो आइडेंटिकल ऑलमोस्ट यानी कि होंगे, तो वो मैं सवाल जो है नहीं करूंगा। अच्छा जी, 2007 में जो है हमको कहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस ऑन जनवरी 1st 2007 by investing cash rupees 60,000 and equipment worth 40,000. During the month, the following transactions were completed. सही है, ड्यूरिंग द मंथ, कौन सा? जनवरी के महीने में 5 ट्रांजैक्शन जो है उन्होंने की हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो है, मैंने पहले कहा था कि ऊपर नरेशन के अंदर आप तलाश कीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन दी हो। यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन दी हैं। एक कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो 60,000 रुपीज़, और सेकंड जो है इक्विपमेंट जो है उन्होंने ओनर ने लेके आए हैं 40,000 रुपीज़। तो बिजनेस जो कमेंस किया है उन्होंने कैश से किया है 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को 2007। तो यहाँ डेट तो आप यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा जी, कैश लेके आया है ये कितना? 60,000 रुपये। कंपाउंड एंट्री मैं नहीं डालता हूँ, याद रखिए, क्या कैपिटल नाम नहीं दिया हुआ, छोड़ देंगे। 60,000 रुपये कैश कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ओनर कर रहा है, तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा है। व्हेन कंपनी एसेट इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कैश आपने 60,000 से डेबिट कर दिया, और ओनर जो इन्वेस्टमेंट है इन द बिजनेस वो इंक्रीज हो रही है। ओनर की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल से हम डिनोट करते हैं, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओनर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपने क्रेडिट दे दिया। और दूसरी जो है वो 1 तारीख को लेके आया है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को उसने डेबिट किया 40,000 रुपये से, और कैपिटल को अगेन उसने क्रेडिट दे दिया 40,000 रुपये से। सही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, दोनों जो है ना, कैश इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर और कैपिटल इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। आप इसको एक एंट्री भी दे सकते हैं। कैसे? आपने कैश को डेबिट कर दिया 60,000 रुपये से, आपने इक्विपमेंट को क्रेडिट दे दिया 40,000 रुपये से, और आपने एक साथ जो है कैपिटल को क्रेडिट दे दिया 1,00,000 रुपये से। ये एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं
बिल्कुल सही एंट्री है, ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री और ये इंडिविजुअल एंट्री। सही है, रेस्ट आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ अलग अलग एंट्रीज़ को। कंपाउंड एंट्री मैं बच्चों को नहीं बताता, एडवाइस नहीं करता कि आप कीजिए। सही है जी, ये आपके पास पहली ट्रांजैक्शन आ गई, आपने कर ली। अब ये वो ट्रांजैक्शन है जो ऊपर नरेशन में दी हुई थी। अब नीचे आते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस हुई हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। परचेस मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, परचेस किया है मर्चेंडाइज क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये क्रेडिट नहीं लिखता तो हमने कैश ही लेना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट लिख दिया क्योंकि पार्टी का नाम नहीं पता, तो इस वजह से उन्होंने ख़ास तौर पे क्रेडिट लिखा। वरना ये असूल है कि अगर क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है और पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है तो आप वो कैश ट्रांजैक्शन लेंगे। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि कैश पेमेंट दिखाएंगे। तो परचेस मर्चेंडाइज, डेट तो मुझे नहीं पता, ये नंबर 2 है, डेट आई डोंट नो, नहीं दी हुई है इन्होंने। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये क्या है जनाब? ये फर्स्ट डेट इस वजह से डाली क्योंकि इन्होंने कमेंस किया है 1 जनवरी को, नीचे डेट नहीं दी हुई है। अब परचेज मर्चेंडाइज, purchase is our expense, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side। आपने 40,000 रुपये से परचेजिस को इंक्रीज कर दिया 40,000 रुपये से, ठीक है। और ऑन क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट का मतलब यह है कि अकाउंट पेएबल, पार्टी का नाम नहीं मालूम, अकाउंट पेएबल को आपने क्रेडिट किया। Account payable is your liability. Liability is increasing. When liability increases, it is recorded on credit side। ठीक है जी, तो ये जो है आप साथ साथ जो है एनालाइज भी करते जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी करते चले आ रहे हैं। अब आगे उसने कहा है कि पेड कार्टेज ऑन इट, यानी ऑन इट का मतलब है परचेजेस जो आपने गुड्स की हैं, आप कार्टेज जो है ना वो लेके अपने बिजनेस प्लेस पे लेके आए, उसका कार्टेज आपने दिया 2,000 रुपये कैश में, राइट। तो इसी के साथ इसी इसमें कार्टेज लिख लें या कार्टेज इन लिख लें, यानी इन से मुराद ये है कार्टेज इनवर्ड 2,000 रुपये से। तो कार्टेज इन या कार्टेज इज योर एक्सपेंस, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side। कैश की पेमेंट की है, कैश आपका जा रहा है, कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, when asset decreases it is recorded on क्रेडिट साइड। ठीक है, आपने इस एंट्री को एनालाइज भी कर लिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस जो है, ये जो अमूमन जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसके अंदर बहुत काम आएगा, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 18,000 रुपये एंड फॉर कैश 10,000 रुपये, यानी कि दो ट्रांजैक्शन उन्होंने एक नरेशन में लिख दी हैं कि आपने सेल की है। पहली क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट मीन्स आपको पैसा नहीं मिला है, सम फ्यूचर डेट आपको पैसा आपका कस्टमर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल। जब सेल होती है तो दो अकाउंट आपके इफेक्ट होते हैं, या तो कैश आपके पास आएगा या फिर अकाउंट रिसीवेबल आपको ओपन करना पड़ेगा कि उस कस्टमर से आपने अकाउंट पैसे लेने हैं, कोई भी फर्दर 15 दिन बाद, 3 हफ्ते के बाद। अच्छा जी, तो ये नंबर तीसरी है, आपने अकाउंट रिसीवेबल पार्टी का नाम नहीं दिया
तो इस वजह से मैं पूरा लिख रहा हूँ, वरना अमूमन आपने देखा होगा A/R लिख देते हैं, पार्टी का नाम नहीं है। कितने से अकाउंट रिसीवेबल है? 18,000 रुपये से आपने, ओके, 18,000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और सेल्स को आपने क्रेडिट दे दिया। सेल्स इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, आपने सेल्स को क्रेडिट दे दिया। ठीक है, ये एक हो गई। और उसके बाद मैं, आप देख रहे हैं मैं कंपाउंड एंट्री जो है हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि कंपाउंड एंट्री से मैं बचूँ, और मैं बच रहा हूँ। अब इसी के साथ जो है कैश की, आपने कैश सेल भी की है, एक क्रेडिट के ऊपर आपने की थी, और एक आपने कैश के ऊपर की है 10,000 रुपये। तो कैश इज इंक्रीजिंग व्हेन कैश, एंड कैश इज आवर क्या है? एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो कैश 10,000 से आपने क्रेडिट दे दिया, ओके। और सेल्स, ये कैश क्यों आ रहा है? आपने सेल्स की है, तो सेल्स, सेल्स इज आवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो आपने रेवेन्यू को क्रेडिट दे दिया। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई। नीचे आ रही है लिखी हुई, गुड, ये आ गया आपके पास। तो आपने 3 ट्रांजैक्शन कर ली। इसको मैंने यहाँ पे भी बना दिया है थोड़ा सा, क्योंकि वो हिसाब वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हल्का ब्लर हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है ना, लेकिन सवाल को वहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब तो थर्ड है, द कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज, 2,000 रुपये की कस्टमर ने मर्चेंडाइज को रिटर्न कर दिया, राइट। सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो कि क्रेडिट के ऊपर सेल हुई थी, यानी कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर सेल हुई थी 18,000 की, इसमें से 2,000 रुपये की गुड्स रिटर्न हो गई हैं। इसमें भी 2 ट्रांजैक्शन हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि कस्टमर ने, जब कस्टमर ने, ये 18,000 रुपये रिसीवेबल था, ठीक है। अब कस्टमर ने 2,000 रुपये की गुड्स रिटर्न कर दी, तो कितनी रह गई? 16,000 रुपये। अब अकाउंट रिसीवेबल कितना हो गया? नेट अकाउंट रिसीवेबल रह गया 16,000 रुपये। अब मुझे अकाउंट रिसीवेबल को 16,000 रुपये लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जब मैंने इंक्रीज़ किया था तो डेबिट किया था, यहाँ जब अकाउंट रिसीवेबल जब मुझे डिक्रीज़ करना है तो क्या करूँगा? मैं अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट दे दूँगा। बिल्कुल सही है, मैंने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट दे दिया। ठीक है जी। दूसरा क्या? सेल ही है ना, कस्टमर सेल्स, सेल्स आपकी कितनी थी? सेल्स भी 18,000 रुपये की थी, सही है। 2,000 रुपये की सेल्स रिटर्न हो गई, तो आपने 2,000 रुपये माइनस कर दिया, तो रह गया 16,000 रुपये। तो नेट सेल कितनी रह गई आपके पास? 16,000 रुपये की रह गई। अब सेल्स आपकी जो है रेवेन्यू है, जब वो इंक्रीज़ हुआ था तो आपने 18,000 रुपये क्रेडिट साइड पे किया था। अब रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है, सही है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे? रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे, ओके। रेवेन्यू को हम डेबिट कर देंगे। अभी चलते हैं, अभी आगे बताते हैं। ये है 1 2 3 4, ठीक है जी। अब जो है डेट नहीं पता, रेवेन्यू को आपने कम कर देना है, तो आपने रेवेन्यू को कम कर दिया, आपने सेल्स को डेबिट दे दिया 2,000 रुपये से, 2,000 रुपये से, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट दे दिया 2,000 रुपये से, अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट दे दिया।
ठीक है जी। सेल्स इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग। रेवेन्यू क्यों डिक्रीज हो रहा है कि कस्टमर ने गुड्स को जो है रिटर्न कर दिया। रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड अकाउंट रिसीवेबल इज अवर asset. Asset is decreasing, when asset decreases it is recorded on credit side. लेकिन एक हमने हमने स्टडी में ये चीज़ जहन में रखी है कि रेवेन्यू को डायरेक्ट आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते। डिक्रीज़ का मतलब है रेवेन्यू को आप डेबिट नहीं दे सकते, सही है। तो रेवेन्यू जब भी सेल्स रिटर्न या सेल्स अलाउंस या सेल्स डिस्काउंट दिया जाएगा तो सेल्स के आगे लिख दिया जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज योर कंट्रा अकाउंट। सेल्स रिटर्न इज आवर कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है जी। ये कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। इट मीन्स कि ये जो है रेवेन्यू की अमाउंट को लेस कर देता है, तो वो हम ओपन करके उसमें डाल देते हैं। अब हम आए जनाब आगे, इसी में दिया हुआ है परचेज एंड आगे हम चलें कि द कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज ऑफ ₹2000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आपने कर ली। उसके बाद वो कह रहा है एंड मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर वर्थ 3000 रुपये की। और आपने यानी कि कंपनी ने, मैंने जो है अपने सप्लायर को कितने की 3000 रुपये की मर्चेंडाइज को जो है रिटर्न कर दिया है। तो बात वही हुई कि कौन सी थी, दिस वन, ये, ठीक है। सप्लायर और सप्लायर को आपने रिटर्न कर दी, दिस वन अकाउंट पेबल, यानी कि अकाउंट पेबल जो आपके पास था, अकाउंट पेबल 40,000 रुपये आपके पास का था, 3,000 रुपये का आपने गुड्स को रिटर्न कर दी, ठीक है। जब आप किसी को आपने 40,000 रुपये देने हैं, 40,000 में से 3,000 रुपये आपने कहा कि नहीं यार ये गुड्स जो है अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, ख़राब है, ये मैं वापस कर रहा हूँ। उसने कहा कि ठीक है कर दीजिए। तो क्या 40,000 रुपये हमको पेमेंट करनी है? नहीं। अब जो है अमाउंट लेस हो गई बाय 3,000 रुपीज़, तो आपने 3,000 रुपये 40,000 में से निकाल दिया, तो अब 37,000 रुपये, यानी कि ये नेट जो है पेबल आपके पास अकाउंट पेबल कितना रह गया, 37,000 रुपये का ये रह गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि अकाउंट पेबल को आपने रिड्यूस करना है, अकाउंट पेबल आगे इसको अभी रुक के। अब परचेजेस, आपने जो परचेजेस की थी दिस वन, ये भी डिक्रीज हो गई। परचेज कितनी थी आपके पास? परचेजेस थी 40,000 रुपये की, ठीक है जी। ये जो 40,000 की परचेजेस थी जब आपने रिटर्न कर दी तो कितने की रह गई? 3,000 की आपने रिटर्न की। तो परचेज की जो फिगर थी, परचेज का जो अमाउंट था, सही, जब गुड्स आपके पास से चली गई वो तो अब आपके पास नहीं है, तो वो कम हो गई। तो 3,000 रुपये की जो है आपने इसमें से माइनस कर दें, तो यहाँ पे 37,000 रुपये की ये नेट परचेजेस आपके पास ये आ गई। अब मेरे पास जो है, मैंने क्या किया कि अकाउंट पेबल को मैंने रिड्यूस करना है, अकाउंट पेबल को मैंने कम करना है, तो मैं क्या अमल करूँगा? अकाउंट पेबल इज़ आवर लायबिलिटी
liability is decreasing, when liability decreases it is recorded on debit side. ये भी नंबर 4 ही है. तो अकाउंट पेबल को आपने 3000 से डेबिट करेंगे, ठीक है. $3000 से आपने डेबिट कर दिया अकाउंट पेबल को, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई रिटर्न की वजह से. नाउ परचेज में कमी हो गई. परचेज इज योर एक्सपेंस. एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग. व्हेन एक्सपेंस डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. तो परचेज में कमी हो रही है, तो परचेजेस को आपने क्रेडिट देना है. आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है. लेकिन हम ये पहले असूल पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि परचेजेस को डायरेक्ट जो है हम क्रेडिट नहीं देते हैं. रिमेंबर, जो भी परचेज रिटर्न होगी, जो भी परचेज डिस्काउंट होगा, सही है, या जो भी परचेज अलाउंस होगा, वो तमाम का तमाम नया एक हम कंट्रा अकाउंट खोलेंगे परचेज रिटर्न के नाम से, या परचेज डिस्काउंट के नाम से, या परचेज अलाउंस के नाम से खोलेंगे और वहाँ पे हम क्रेडिट देंगे, ठीक है. तो परचेज रिटर्न इज आवर कंट्रा एक्सपेंस अकाउंट. कंट्रा एक्सपेंस अकाउंट का मतलब यह है कि यह एक्सपेंस की वैल्यू को, अमाउंट को कम करता है, ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया यार. असल में ये दो चीज़ें बहुत अहम थी सवाल के अंदर, इसी वजह से मैंने ये सवाल कराया है. और पिछला जो ईयर का जो सवाल था वो बिल्कुल एज इट इज़ ही था, तो वो मैंने छोड़ दिया. अब हम आते हैं आगे. आगे क्या है भाई? पेड कैश टू सप्लायर. पेड कैश दिया है सप्लायर को 10,000 रुपये, और कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 15,000 रुपये. यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन में उसने एक दिन में दो शिकार किए हैं, ठीक है. ये नंबर 5 है, नंबर 4 है, 5 है, पता नहीं. ये नंबर 4 है. कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज, ये थी कस्टमर. ये नंबर थी 3, ये थी नंबर 3, ये है नंबर 4. और अच्छा, दिस वन कस्टमर रिटर्न वो है सोल्ड मर्चेंडाइज 10,000 और 8,000. ये नंबर 2 है. ओहो. और कार्टेज, और ये नंबर 1 है. ओश, बुलशिट. सही है. ये तो पहले ही तारीख की इंफॉर्मेशन है. ये ट्रांजिशन नंबर 1 है, ये ट्रांजिशन नंबर 2 है, ये ट्रांजिशन नंबर 3 है. नाउ ट्रांजिशन नंबर 4. तो सप्लायर को कैश पेमेंट की है. जब आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब है आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, आपका अकाउंट पेबल कम हो रहा है. एंड व्हेन योर लायबिलिटी डिक्रीजेस और अकाउंट्स पेबल डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो अकाउंट पेबल को आपने डेबिट करना है. पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ. कितने से? 10,000 रुपये से. तो लायबिलिटी डिक्रीजेस बाय 10,000 रुपीज़. लायबिलिटी क्यों डिक्रीज हुई है? लायबिलिटी हमने देखा, एक तो रीज़न होता है कि परचेज रिटर्न डिस्काउंट वगैरह दिया है तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और दूसरा रीज़न होता है कि आपने कैश पेमेंट कर दी, जो कि यहाँ पे हो रही है. तो कैश जब पेमेंट की
तो कैश आपने क्रेडिट किया, कैश इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, तो आपने कैश को क्रेडिट दे दिया। ठीक है, दूसरा जो है नंबर फोर का दूसरा ट्रांजेक्शन का हिस्सा है कि कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 15,000 रुपये, यानी कि कस्टमर्स ने से कलेक्ट किया पैसा। कस्टमर क्या है? कस्टमर, जब भी कस्टमर का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब यह है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, कस्टमर हम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका, जब आप कस्टमर से पैसा लेते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो रहा है, जाहिर है कस्टमर का बैलेंस कम हो रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कम हो रहा है। और जब अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है तो क्या होता है, आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसको क्रेडिट दे देते हैं। अकाउंट इज रिसीवेबल इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये तो हो गया। आपके पास आ क्या रहा है? आपके पास आ रहा है कैश। सही है, आप कस्टमर को के अकाउंट को दो तरीक़ों से कम करते हैं, या तो आप सेल्स रिटर्न कर दें, जब सेल्स रिटर्न करते हैं या सेल डिस्काउंट देते हैं या सेल्स अलाउंस देते हैं तो कस्टमर के अकाउंट को आप क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है, या दूसरी सूरत ये होती है कि आपको कैश मिला है, ज़ाहिर है कैश मिला है तो अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो गया, कैश इज़ आवर एसेट, कैश इज़ आवर एसेट, एसेट इज़ इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने डेबिट कर दिया कैश को। और अकाउंट रिसीवेबल हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी कम हो रहा है। और जब अकाउंट रिसीवेबल आपका कम होता है तो एसेट कम हो रहा है, एसेट जब कम हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। आपने क्रेडिट साइड पे लिख लिया 15,000 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, द लास्ट वन, कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ 6,000 रुपये। एम्प्लॉय को कैश पे किया गया है। एम्प्लॉय को कैश जाहिर है दो ही सूरतों में दिया जाएगा कि या तो आपने उसको एडवांस दे दिया है या फिर आपने उसको सैलरीज दी हैं। जाहिर है एडवांस का लफ्ज़ तो इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे आया नहीं है। तो एम्प्लॉय को कब पेमेंट होती है? जब उसको सैलरीज पेमेंट होती है। सैलरीज इज़ आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज़ इंक्रीजिंग कितने से? 6,000 रुपये से। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ठीक है जी। और कैश पेमेंट की है, कैश इज़ डिक्रीजिंग, कैश इज़ आवर एसेट, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने कैश को क्रेडिट दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये एंट्री हो गई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर दिया और कैश को आपने क्रेडिट दे दिया। दूसरा पार्ट है इस ट्रांजैक्शन का, कैश यूज बाय प्रोप्राइटर, यानी कि विड्रॉ करे या इस्तेमाल कर ले कैश। बात तो एक ही है कि ड्राइंग कर रहा है वो। तो ड्राइंग नंबर 5 की दूसरी है, ड्राइंग को आपने डेबिट किया। हम पहले बहुत लंबा डिस्कस कर चुके हैं कि कैश किसी भी लिहाज से तरीके से प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंस के लिए अगर पेमेंट करती है बिजनेस, तो कोई सा भी एक्सपेंस पे करे प्रोप्राइटर का, वो ड्राइंग्स में डेबिट होता है 3,000 रुपये से। तो ड्राइंग इज़ आवर कंट्रा capital account. Capital account is decreasing. When capital account decreases, it is recorded on debit side. Actually, drawing is nothing. It shows कि आपके कैपिटल के अंदर कितनी जो है रिडक्शन हुई है और क्यों हुई है, कैश की वजह से हुई है। क्योंकि बाज़ दफ़ा प्रोप्राइटर जो है गुड्स ले लेता है तो परचेजेस क्रेडिट हो जाती हैं कैश, और कैश आपने दिया है। कैश इज़ आवर एसेट, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन
क्रेडिट साइड। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जनरल आपका मुकम्मल हो गया। अब आगे क्या कहता है, ये तो हो गया है ना, बस सही है, ओके। अब हम आगे अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, वो कौन सा है। चलिए जी, दिस क्वेश्चन इज फिनिश। मैं इसको रब कर रहा हूँ जी। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2009 का सवाल नंबर 2 है। जो 2008 का हमने इस वजह से स्किप किया कि उसके अंदर लेजर्स हैं, तो लेजर की सीरीज़ बाद में एक साथ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे खाली जो है जनरल बनाना है उसको पहले हम सीरीज़ को मुकम्मल कर लेंगे, देन जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस उसको हम बाद में करेंगे, एक साथ बनाते जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है हमने कहा कि आपके पास सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, एक तो ये माइक मुंह में घुस जाता है। अच्छा जी, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर बाबर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2009। सही है जी। जनवरी 2009 के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। जनवरी 5 में क्या किया है, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस 2 लाख रुपए जनवरी 5 के अंदर, ठीक है। 5 जनवरी को बाबर ने क्या किया, कैश इन्वेस्टमेंट। अब ये नहीं पता कि, क्योंकि ये कह रहा है कि ये नहीं कह रहा कि शुरू किया है बिजनेस, ठीक है, लेकिन 5 तारीख को बाबर ने जो है कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। और व्हेन एवर एन ओनर इन्वेस्ट कैश इन द बिजनेस, इट मीन्स के कैपिटल ऑफ द ओनर इन द बिजनेस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यानी कि इंटरनल इक्विटी जो है, कैपिटल को इंटरनल इक्विटी कहते हैं, इंटरनल इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली जो है, जाहिर है जब इंटरनल इक्विटी इंक्रीज होती है तो दूसरा इफेक्ट उसका क्या जो होता है कि आपका एसेट इंक्रीज होता है। तो एसेट कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कैश। कैश इज asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. तो 2 लाख रुपए का, ये मैं निशान नहीं डाल रहा, 2 लाख रुपए का आपने कैश को डेबिट कर दिया। और कैपिटल, अब यहाँ पे नाम है कैपिटल, तो आपने कैपिटल किसका, बाबर का, आपने क्रेडिट दे दिया 2 लाख रुपए से। कैपिटल जो है इज आवर इक्विटी, इंटरनल इक्विटी इज इंक्रीजिंग। व्हेन इंटरनल इक्विटी इज इंक्रीजेस, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। या कैपिटल इज इंक्रीजिंग, कैपिटल व्हेन कैपिटल इज इंक्रीजेस, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ओके, ये पहली आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। 10 तारीख को उसने 10 तारीख को जो है उसने परचेज मर्चेंडाइज खरीदी हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का बिजनेस है। ऑन अकाउंट का मतलब ये हो गया कि उसने अभी कैश पेमेंट नहीं की है, सम फ्यूचर डेट वो अपने सप्लायर को पेमेंट करेगा। सही है। तो जब आप ख़रीदारी करते हैं, सही है, परचेजेस को आप डेबिट करते हैं, क्योंकि ख़रीदारी मर्चेंडाइज की हो रही है, तो मर्चेंडाइज
क्या क्या मतलब होता है कि वो गुड्स जो जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो गुड्स जो आप ख़रीद रहे हैं फॉर रीसेल पर्पस के लिए, तो उन तमाम गुड्स को जो फॉर रीसेल पर्पस के लिए आप ख़रीदारी करते हैं, उनको हम परचेज़ के अंदर डेबिट करते हैं. परचेज़ इज़ अवर एसेट. कितना है? 20,000. एसेट इज़ इंक्रीजिंग. When asset increases, it is recorded on debit side. Oh, sorry, purchases is our expense. Expense is increasing. When expense increases, it is recorded on debit side. और कैश पेमेंट नहीं हुई है, ऑन अकाउंट है. ऑन अकाउंट का क्या मतलब हुआ? अकाउंट पेबिल. अकाउंट पेबिल इज अवर लाइबिलिटी. पार्टी का नाम नहीं मालूम. अकाउंट पेबिल इज अवर लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग. व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. ठीक है जी, ये आपने कर लिया. ट्रांजेक्शन मुकम्मल. नरेशन तो आप अब चीते हो गए होंगे इसमें. रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू द सप्लायर. अब देखिए रिटर्न की है इन्होंने, ठीक है, रिटर्न की. पीछे के लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में मैंने बताया है, यानी कि मर्चेंडाइज रिटर्न की है इन्होंने, ठीक है, मर्चेंडाइज रिटर्न किए हैं. मर्चेंडाइज की जब खरीदारी की थी तो हमने परचेजिस को डेबिट किया था, ठीक है, और जब मर्चेंडाइज रिटर्न होंगी तो परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे. तो लफ्ज मर्चेंडाइज इटसेल्फ कोई मतलब नहीं है. सही है? क्या हम इससे कंफ्यूज हो जाएंगे यार मर्चेंडाइज क्या चीज़ है? नहीं. जब मर्चेंडाइज हम खरीदते हैं तो परचेजिस को डेबिट करते हैं, और जब मर्चेंडाइज रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न इज अ कंट्रा अकाउंट ऑफ आवर परचेज. यानी कि जो भी परचेजिस में कमी होती है उसको हम परचेज रिटर्न या परचेज अलाउंस या परचेज डिस्काउंट के अंदर हम क्रेडिट देते हैं. तो यहाँ पे परचेजिस तो अकाउंट दिस वन जाहिर रिटर्न की, तो इसको रिवर्स इसी एंट्री हो जाएगी. अकाउंट पेबिल. अकाउंट पेबिल हमारी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया. कितने से? 2,000 रुपये से. 2,000 रुपये से हमने कि जो मर्चेंडाइज थी वो हमने वापस कर दी. जब वापस कर दी तो अब हमको पैसा नहीं देना है. जब पैसा नहीं देना है तो अकाउंट पेबिल को आप डेबिट कर देंगे, ठीक है. उसके बाद परचेजिस को आप डायरेक्ट क्रेडिट नहीं दे सकते, मना है. परचेज रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अकाउंट ओपन करेंगे. इट इज़ योर कंट्रा अकाउंट. बाज़ जगह निगेटिव अकाउंट भी कहा जाता है. निगेटिव दोनों मतलब डेबिट का भी निगेटिव होता है और क्रेडिट का भी निगेटिव होता है. तो परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट दे देंगे. ओके. परचेज रिटर्न इज अवर कंट्रा अकाउंट. कंट्रा अकाउंट किसका? एक्सपेंस का. एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग. व्हेन एक्सपेंस डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. अब आगे आते हैं हम. सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट. मर्चेंडाइज को बेचा है, ये थी 12 को और अब है 18 तारीख की. सोल्ड मर्चेंडाइज आपने बेचा है, ऑन अकाउंट बेचा है, ठीक है, 15,000 रुपये की. तो अकाउंट जाहिर है जब सेल किया जाता है तो या तो आपके पास फ़ौरन कैश आ जाता है तो कैश डेबिट कर देते हैं. कैश इज़ अवर एसेट. और अगर कैश नहीं आता है कि वो सम फ्यूचर डेट में 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद पेमेंट करेगा, तो आप कस्टमर के अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं
यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को आप डेबिट कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो करनी है आपने 15,000 रुपये से। तो अकाउंट रिसीवेबल इज आवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और सेल्स को आप क्रेडिट दे देंगे। सेल्स इज आवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ओके, ग्रांटेड एन अलाउंस 1,000 रुपये का। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न नहीं किए हैं, ठीक है, कि छोटी मोटी जो है डिफेक्टिव जो गुड्स होती हैं इसके बारे में हमने अपने जो है वेरी अर्ली जो है ना उसमें बहुत डिटेल में समझाया है, वो लेक्चर देख लीजिएगा टर्मिनोलॉजीज के अंदर। तो ग्रांट किया है अलाउंस, यानी कि पार्टी ने कहा कि यार ये कहीं से रंग उखड़ा हुआ था या कोई जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो डिफेक्ट हो गई थी, ग्रांट एंड अलाउंस ऑफ, ठीक है, कस्टमर जो आपका ख़रीदार था, ठीक है, उसने कहा कि यार ये जो है ना छोटी मोटी जो है ग्रांट किया, अलाउ किया है, इजाज़त दी है कि आप अलाउंस ले लें। सही है, अलाउंस का मतलब है कि थोड़ा बहुत आप हमें कम पैसे दे दिएगा, इसका ये मतलब होता है टू द कस्टमर, ख़रीदार को, यानी कि मेरे ख़रीदार को जिनको मैंने सेल की है, तो वो क्या थे, अकाउंट रिसीवेबल था। ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, क्यों, मर्चेंडाइज के अंदर छोटा मोटा डिफेक्ट था तो आपने कहा कि यार ये थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो तुम रख लो, हमें थोड़ा सा जो है ना कम पैसे दे देना। तो कस्टमर ने कहा चलो ठीक है यार, अब क्योंकि ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा बड़ी जो है ना हमने कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, ओके कितना अलाउंस दे रहा हूँ, मैंने कहा 1,000 रुपये तुम छोड़ दो, 1,000 रुपये नहीं देना। कस्टमर मान गया कि ठीक है ओके मैं आपको 1,000 रुपये नहीं दूंगा। तो ये हो गया आपका क्या, सेल्स अलाउंस टू द कस्टमर, ये हुआ सेल्स अलाउंस टू कस्टमर। जब अलाउंस दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली जो है सेल्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, आपने अलाउंस दे दिया तो सेल्स में कमी हो गई आपकी, मतलब वो सेल्स ही नहीं है, सेल डिस्काउंट हो, सेल्स रिटर्न हो या सेल्स अलाउंस हो जो आपको, तो सेल्स में कमी हो रही है। और सेल्स में जब कमी होती है तो सेल्स को आप डेबिट देते हैं, सेल्स में कमी, सेल्स इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, तो सेल्स को डेबिट करते हैं। लेकिन हम बाहर बता चुके हैं कि सेल्स को डायरेक्ट डेबिट नहीं दिया जा सकता, सही है, दिया जा सकता तो है, वंस ये होता था, लेकिन बाद में ये कहा कि नहीं ये गलत तरीका है, आप सेल्स में कोई भी कमी हो रिकॉर्ड होगी तो आप उसका कॉन्ट्रा जो है अकाउंट ओपन कीजिए, सही है, और उसके अंदर आप डालते रहिए। तो हमने कहा कि यहाँ पे सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है सेल्स अलाउंस, वो खुद ही कह रहा है सेल्स में कमी किस वजह से हो रही है, अलाउंस की वजह से, और इसी नाम से हमने कॉन्ट्रा एक अकाउंट खोल दिया सेल्स का। तो सेल्स अलाउंस जो है इज contra account of your revenue, revenue is decreasing, when revenue decreases it is recorded on डेबिट साइड, 1,000 रुपये से आपने डेबिट दे दिया। और जब आप अलाउ कर देते हैं सेल्स अलाउंस तो जो पार्टी का अकाउंट होता है, कहाँ गया, दिस वन,
जो पार्टी का अकाउंट होता है उसको डिक्रीज़ कर देना होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल आपको डिक्रीज़ करना है, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल इज़ आवर एसेट, asset is decreasing when asset decreases it is recorded on credit side। ये मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहा हूँ हर उसके अंदर, ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। जो चैप्टर 2 के सवालात हैं उसमें भी यही अमल किया गया है, और इस बोर्ड के ऊपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड एनालिसिस यानी कि स्टेप्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, दिस इज़ योर एनालिसिस स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स एनालिसिस कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको इस लाइन में, ओके। ये आप में मुकम्मल हो गई। लास्ट वन, अमूमन जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो आखिर के ही होते हैं। सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, ये लाइन से जो है ना आखिरी या आखिरी से और ड्राइंग, ये तमाम के तमाम आखिरी 2 जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। पेड रेंट, आप रेंट पे किया है जनवरी का, रेंट का मतलब है कि योर एक्सपेंस इज़ इंक्रीजिंग। When your expense increases, it is recorded on debit side। यहीं लिख लेते हैं, ये 18 की थी, ये 20 की थी, और ये थी 25 की। रेंट, रेंट expense is our expense, expense is increasing। When expense increases it is recorded on डेबिट साइड 5,000 रुपये से, और पे किया है। जब लफ्ज़ पेड आ जाए तो इसका मतलब है कि कैश की पेमेंट हो रही है। तो कैश की जब पेमेंट होती है तो कैश डिक्रीज़ हो जाता है, और कैश इज़ अवर एसेट, एसेट इज़ डिक्रीजिंग। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो यह आपने कैश को क्रेडिट दे दिया, ठीक है जी। यह आपका सवाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। और अब जो है इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। और मैं कहना ही भूल गया कि प्लीज़ सब्सक्राइब, तो भूल ही गया। यहाँ तक तुम लोग पहुँचोगे नहीं, और जब पहुँचोगे नहीं तो सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। तो अगर पहुँच जाओ कोई जवान का बच्चा इस एंड में तो सब्सक्राइब कर दे। खैर, तो ये वाला जो है हमारा क्वेश्चन 2009 का हमने इस लेक्चर के अंदर 2 ईयर के सवालात जो हैं हमने किए जनरल, और इस सीरीज़ को हम अब ये चलती रहेगी, ठीक है इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।